243 सीट पे महागठबंधन लड़ेगा और व्यक्तिगत अगर कमी हम में है तो प्रत्याशी बदलेगा पार्टी। अगर जनता को ये लगता है, जनता की भावना है कि प्रत्याशी ने, कांग्रेस के विधायक ने कोई कार्य नहीं किया है, तो लोगों की नाराजगी कांग्रेस के प्रति नहीं है, महागठबंधन के प्रति नहीं है। महाराजगंज के लोगों का आस्था महागठबंधन में है। महागठबंधन से स्थानीय लोगों का अपेक्षा जरूर है कि स्थानीय उम्मीदवार को महाराजगंज के विकास के लिए आप बनाइए, भेजिए, तभी लोग महागठबंधन का समर्थन करेंगे। जो चीज आप कर रहे हैं वो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके कैमरा पे हम ये बात नहीं बोल सकते हैं जो चीज आप हमसे करवाना चाहते हैं। चमन जी, लेकिन 5 साल होने जा रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होंगे कुछ दिनों में। ऐसे में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ था, पार्टी हित के खिलाफ था, तो क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं था जो बेबाक होकर उनके खिलाफ बोले, उन पे कार्रवाई करे? इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि वो मामला मेरे सामने नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में है और जो सक्षम पदाधिकारी के पास है, दोनों से हम अलग हैं। जानकारी जो आप हमको दे रहे हैं कि जानकारी आलाकमान के पास है, लेकिन उसमें क्या हुआ है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। आपकी व्यक्तिगत राय इसमें क्या है? आपके व्यक्तिगत राय? हमारा अपना व्यक्तिगत राय हमारे अपने चरित्र से मेल खाता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा, चाहे पार्टी टिकट दे, चाहे पार्टी टिकट नहीं दे। मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कई दल घूम के आए, जिनको पार्टी ने मौका दिया और उन लोगों ने पार्टी के साथ दगाबाजी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय शंकर दुबे कांग्रेसी नहीं है? मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मैं करता है और विधि परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो हमारे मन में ये सवाल चल रहा था, सोचे हम आपसे जान लें कि सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर, ये दोनों लोग एक ही साथ आजादी की लड़ाई लड़े, लेकिन आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वीर सावरकर की अवहेलना करती है, शिकायतें करती है, और वहीं सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज्यादा अपने कंधों पर लेकर घूमती है। ऐसा क्यों होता है कि एक को आप कंधा देते हैं और एक को आप नीचे रख देते हैं? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का एक किताब है जिसमें उनके मुख्य भाषण का संकलन है। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय उन्होंने अब भाषण में ये बात कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई वुड रिक्वेस्ट टू मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर एंड ऑल दोज लीडर्स हु स्टिल थिंक ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज विद ब्रिटिश टू रियलाइज वंस फॉर ऑल दैट इन द वर्ल्ड ऑफ टुमारो देयर विल नो बी ब्रिटिश एम्पायर. All those individual group and or party who now participated in the fight for freedom will be honored place in India of tomorrow. ये मेरा बात, ये कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का बात है। थोड़ा हिंदी में इसको बता दीजिए, दर्शकों को समझ में आएगा ना। इसमें उनका कहना था कि हमने जिन्ना से और सावरकर से अपील किया था कि आप ये भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय लोगों का साथ दीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन का साथ दीजिए, क्योंकि कल का सूर्यास्त ब्रिटिश साम्राज्य का तय है। जो लोग भी भारत की आज़ादी में भागीदारी निभाएंगे उनको भविष्य में हम लोग सम्मानित करेंगे। ये बात, ये भाषण, ये स्टेटमेंट हमारे भारत के सबसे बड़े होनहार नेता आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का था। इसलिए कांग्रेस पे ये आरोप लगाना ये गलत है। आपने दोनों लोगों को बांटे, दोनों ही आजादी की लड़ाई में थे। सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस गोद लेकर बैठी और वीर सावरकर जी को भाजपा में गोद लेकर बैठा हुआ। आपने दोनों लोगों को दो पार्टियों में बांट दिया, ऐसा क्यों? वीर सावरकर को भाजपा गोद लेकर बैठे हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस गोद लेकर बैठे हुए हैं, जबकि दोनों आजादी की लड़ाई में बराबर भूमिका करते हैं। ये तो उन्हीं का कहना है, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना है कि इनकी भूमिका नहीं। जिन्ना और सावरकर दोनों आदमी से वो आग्रह किए और
जिन्ना और सावरकर, भाजपा और मुस्लिम लीग दोनों की मिली भगत है। ये उस समय भी था। भारत विभाजन कराने का काम इसलिए किया गया कि लोगों को लगता था कि भारत की आज़ादी के बाद हमें सत्ता नहीं मिलेगा, और सावरकर जी को ये उम्मीद था, जिन्ना को ये उम्मीद था कि धार्मिक उन्माद पैदा करके हम जो माहौल पैदा करेंगे उसमें हमें सत्ता मिल जाएगी। लेकिन भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को चुना। वैसे लोग जिसके नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे, वैसे मुस्लिम भारत में रहे, और वैसे हिंदू जिसके नेता जिन्ना थे वो पाकिस्तान में रहे। चलिए, मेरा तो एक बात है कि भारत पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत भारत पाकिस्तान इन मुद्दों के लिए महाराजगंज में आइए, है ना। और महाराजगंज में जब आप आते हैं तो सामने बहुत सवाल है, और उन सवालों का हल खोजने का प्रयास कीजिए। आपके पार्टी के अंदर भी बहुत आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे उसकी तैयारी भी कीजिए। मेरा शुभकामना है कि आप कांग्रेस के लिए जिस तरह से काम करते हैं करते रहें। और भास्कर जी को कोई आपसे सवाल पूछना हो तो थोड़ा स्थानीय मुद्दा। निश्चित तौर पे मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे इस कॉन्क्लेव का मोटिव भी है कि हम लोग स्थानीय मुद्दा को तवज्जो दें और स्थानीय मुद्दों पे बात रखें। थोड़ा डीप डिस्कशन जब होगा तो हमारे दर्शक को भी वो चीज़ें, बड़े बड़े टेलीविजन पे डेली उन चीज़ों पे बात हो रही है, तो जनता ये जानना चाहती है कि भाई यहाँ का मुद्दा क्या है। और जनता की तरफ से मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि चमन जी के लिए अगर महाराजगंज में चुनावी मुद्दा है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? महाराजगंज का विकास, महाराजगंज का पहचान, महाराजगंज को जिला बनाने का कार्य सबसे पहले सबसे ऊपर है कि महाराजगंज को हम लोग जिला बनाएं। महाराजगंज जिला बनाओ अभियान समिति के लोगों तर्क में है। और जब आवेदन की बात थी तो हम आवेदन लेके हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, CLP लीडर सब लोगों से लिखवा के CM को भिजवाए थे। क्योंकि हम लोगों की सरकार नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है सिवाय डिमांड करने के। तो हम समझते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा पहला प्रयास, पहला कार्य होगा कि महाराजगंज को जिला बनाएं। आप जहाँ बैठे हैं, संयोग से राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनी थी तो महाराजगंज अनुमंडल बनाने का काम तेजस्वी यादव जी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। और हमको उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो जिला बनाने का अधूरा काम है उसको हम लोग महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में पूरा करेंगे। रैपिड फायर करते हैं, बहुत सारा सवाल है और समय आने वाले और भी अतिथि हमारे हैं, तो उस हिसाब से अब इस पे हम आते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रैपिड फायर है। एक दावेदारी आपकी के मित्र हैं प्रद्युमन राय जी, उनका भी तो वो भी बाहर नहीं लड़ाई जो बाहर की का करते हैं आप लोग ने माना तो जनता जीता कर देते हैं। लेकिन देखिए, आप पूर्व सांसद उमाशंकर बाबू का बात बोले, उनका घर रेमुआ जरूर था, लेकिन चुनाव लड़ने के पहले से सामान्य में उनका घर था, पढ़ता था और यहाँ वो रहते थे, यहाँ के मतदाता थे। उनका स्थानीय लोगों से लगाव था और महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज दरौंदा प्रखंड था। बीच में एक एक्सेप्शन बैजनाथ पांडे जी का था, नहीं तो बाद में जितने भी लोग प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस से लड़े, प्रायः सबका जमानत जब्त हुआ। 4000, 5000 वोट, 3000, 3200 वोट आया है, यही रेशियो रहा है। आप इलेक्शन कमीशन का डाटा अगर उठाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा। आज वर्तमान परिस्थिति क्या है, इससे इतिहास का कोई मतलब नहीं है। आज लोगों का सेंटिमेंट है। आप इतिहास की बात किए तो कांग्रेस का भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। बीच के दौर में हम लोग थोड़ा डाउन हुए, तो हम ये सोचे कि 1947 वाली कांग्रेस 1990 में क्यों नहीं थी, 2025 में क्यों नहीं है, तो हम उससे तुलना नहीं कर सकते हैं।
हमारा अपना मानना है कि आज का माहौल क्या कहता है और पार्टियों को निर्णय, महागठबंधन के नेतृत्व को निर्णय उसी के हिसाब से लेना उचित होगा। तो चमन जी, एक चीज मैं थोड़ा सा सुन रहा था आप दोनों का बात, मुझसे रहा नहीं गया। पार्टी में कहीं, जैसे आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी में ऐसा कोई रूल है क्या कि स्थानीय कार्यकर्ता को ही कैंडिडेट बनाना है, या वो काम करने वाला कार्यकर्ता होगा, विकास के पैरामीटर पे जाएगा तो उसे सिंबल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि पार्टी क्या कार्यकारी में है तो आपको ज्यादा जानकारी होगा, अपने कम से कम अपने दल के बारे में तो होगा ही, साथ ही गठबंधन दल के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी में अगर स्थानीय नेतृत्व नहीं उभारेगा पार्टी, तो दैनिक कार्यों में लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है और लोग नहीं आसानी से अपने समस्या का समाधान करा पाते हैं। अगर स्थानीय नेतृत्व होगा तो हर स्थिति में लोग संपर्क करते हैं और सहयोग लेते हैं। एक थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि ये पार्टी तो वहीं से शुरू होती है ना कि जब प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेवारी किसी दूसरे प्रदेश के बड़े नेताओं को दी जाती है और वो आके बिहार में तमाम चीजों को सेट करते हैं, तो ये वहां से शुरू होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आप कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं, थोड़े दिन वो किस प्रदेश से आते हैं? देखिए, मुझे ये जवाब दीजिए ना, इस पे मैं बोल नहीं जाना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आप वहां भी बात बताइएगा कि यहाँ थोड़ी कमी है आइडियोलॉजी वाले लोगों की। क्या बिहार में वैसे लोग नहीं है? कांग्रेस पार्टी में वैसा कोई चेहरा नहीं है बिहार में जो प्रधानी बन सके? ऐसा इसलिए होता है कि लोकतांत्रिक समाज में देखा जाता है कि लोग एक पक्षीय हो जाते हैं। आप हमारे हाथ में पावर दिए तो हम अपने ही लोगों का एडजस्टमेंट शुरू करते हैं, तो बाहर से लोगों को इसलिए लाया जाता है कि सबके बीच सामंजस्य बने और सबको ये भरोसा हो कि अल्लाह कमान जो है हमारा सुनता है और सबको समान ढंग से सम्मान देता है। कम से कम तो ये जो पैरामीटर है, अगर महाराजगंज विधानसभा के लिए है तो उसमें भी ये कम से कम होना चाहिए कि महाराजगंज के विकास के बारे में अगर मतलब कोई उस तरह की उसके पास नीति है, योजना है, उस लिए वो कार्यान्वित करने के लिए उसमें क्षमता है, तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से। ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हमारा नहीं है, महाराजगंज की जनता का है। हमारा आग्रह होगा आप महाराजगंज की जनता को ही अपने चैनल के माध्यम से संतुष्ट करें कि बाहरी उम्मीदवार को ही आप मौका दें। अच्छा, चलिए बाहरी और भीतरी की बात हटाते हैं और आते हैं आप पर। यदि टिकटों के इसकी बात करें तो जब महाराजगंज से हम चलते हैं तो पटना पहुँचते हैं, अभी आप कहाँ तक पहुँचे? मैं पटना में हूँ। पटना में तो आपका घर है, लेकिन महाराजगंज से टिकट के रेस में यदि चलेंगे तो बलिया मिलेगा, करवाला मिलेगा, मसरा मिलेगा, जाके कई जगह पे खाला भी हो जाता है, वहाँ जाम हो जाता है। मैं पटना में हूँ। पटना में आप यदि कि आप टिकट की बहुत करीब है, तो देखिए अब यदि शुभकामना है, मैं तो चाहूँगा कि टिकट आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, चमन जी उस वक्त जब चर्चा में आए थे, इन्होंने एक बयान दिया था बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, राजेश राम जी के लिए, और इनको पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी थी गोपालगंज के लिए, और चमन जी ने ये बयान दे दिया कि राजेश राम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के सूची में इनका नाम हो सकता है कांग्रेस के तरफ से। तो पार्टी ने इनको जो जिम्मेवारी दी थी उस बयान के अगले ही दिन इनको मुक्त कर दिया। मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, वो जो जिम्मेवारी था अम्बेडकर जयंती के लिए था और वो एक दिन के लिए था, और जो हम महागठबंधन के साथियों से, नेताओं से आग्रह किए थे, उस बयान का अब भी कायम है कि चूंकि सबको मौका मिला है तो दलित को भी मौका मिलना चाहिए। और राहुल जी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित समाज से आते हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, राजेश राम जी जो हरिजन जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की भावना थी। हम कुछ दूसरा नहीं बोले थे, हर कार्यकर्ता चाहता है, महागठबंधन में जो राजद के साथी हैं वो चाहते हैं तेजस्वी जी हों, वैसे ही हमारी भी निश्चित तौर पे आप अपने व्यक्तिगत भावनाओं का जो बयान दिया वो व्यक्तिगत था, इसमें कहीं दो नहीं है। एक और सवाल है,
यही बात आप लिख कर दे दीजिए कि ये वोट चोरी उन्होंने किया है और उसका सबूत दीजिए, तो कोर्ट में जाने से भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? पहला ये चीज की कानूनी मुझे बताइएगा, हम कानूनी रूप ही बताएंगे। संयोग से एक पेपर है हमारे हाथ में जो 2023 में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स बिल है। हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखा दें। अगर किसी के मन में ये है तो उसको जानना जरूरी है कि प्रोविजन क्या कहता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स बिल में पेज 7 पे क्लॉज 15 है और क्लॉज 17 है, जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पे आप कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द इलेक्शन कमीशन in respect of anything which is in good faith or intended to be done under this act or any rule or order made thereunder। और सेक्शन 17 कहता है with effect from the date of this act coming into force, no civil court shall jurisdiction to entertain any suit, petition or appeal in respect of any order or decision of the election commission। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसलिए इसका जो अर्थ जरा दर्शकों को समझा देना। चुनाव आयोग का जो ये संशोधन हुआ, रिफॉर्म्स बिल आया 2023 में, इसमें भारत के सरकार ने, मोदी जी ने ये कानून बना दिया कि चुनाव आयोग कुछ भी गलत कर ले उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ये कहना टेलीविजन चैनल पे आगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं, हम समझते हैं कि मुख्य मुद्दा से आदमी को डाइवर्ट करने का प्रयास है, न कि मूल बात को सामने लाने का है। केस करने की कहाँ बात है? यहाँ तो शपथ पत्र देने की बात है, केस कहाँ करने के लिए? और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप हम पे केस कीजिए। हम इलेक्शन कमीशन पे, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे केस नहीं कर सकते हैं, ये एक्ट कहता है। लेकिन राहुल गांधी पे केस हो सकता है, ये तो इलेक्शन कमीशन को रोका नहीं गया है। आपके इस मंच से मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने कोई भी गलत बात कहा है तो राहुल गांधी पे केस है। देखिए, आप लोगों ने तो इस मामले को इतना फंसाया है कि इसका जवाब जनता ही देगी। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद जब देश में चुनाव होगा, तब जनता ही बताएगी कि असल में वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके बाद भी आप कहेंगे कि हो सकता है कि वोट चोरी हो गया, क्योंकि सब लोग। देखिए, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स बिल के आधार पे तो चुनाव आयोग को ताकत भारत सरकार ने दिया है, उसको गलत करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अलग बात है कि इस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दिया गया है, जिसमें अभी सुनवाई पूरा नहीं हुआ है। चलिए, दर्शक हमारे समझ गए होंगे कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं शपथ पत्र अपना दाखिल करते हैं। चमन जी ने समझा दिया है। कांग्रेस के यहाँ से ये प्रबल दावेदार है, प्रदेश स्तर पर आवाज उठाते रहते हैं कांग्रेस का, और इनके बारे में एक खासियत है, मैं बता दूं। जब से मैंने इन्हें देखा है, या जब से संबंध है, पिछले 25-30 सालों का संबंध है, कभी इन्हें कांग्रेस से दूसरे दलों का झंडा उठाते हुए नहीं देखा। हालांकि इन्हें राजनीति में लाने वाले लोग अपना पार्टी बदल दिए, लेकिन ये कांग्रेस में ही रह गए। तो इसके लिए शुभकामना है कि पार्टी आपने नहीं बदला, और इस तरह के निर्दय लोग मैं देखता हूँ कि खास करके सीमांत जिले में कई हैं। शाहबुद्दीन का आप लोग विरोध कर सकते हैं किसी भी मामले में, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके एक बात का कायल रहता हूँ हमेशा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी नहीं बदली जा सकती, पार्टी माँ होती, और इस बात को
उन्होंने मरते दम तक निभाया। कई मौके आए उन्हें बदल भी सकते थे। उसी तरह आप कांग्रेस के लिए जीवन भर समर्पित रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आगे भी आप पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। जो जिसको टिकट मिलेगा या तो आपको मिलेगा तो आप चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप उसको कांग्रेस दे देगी, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। ऐसी बात है ना? हम तो पहले ही बोले कि टिकट मिलने तक, टिकट मांगने तक हमारा दावेदारी है, और टिकट अगर किसी परिस्थिति में नहीं मिलता है तो महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा, हमारा प्राथमिकता होगा कि महागठबंधन की सरकार बने, बिहार का विकास हो, बिहार का कल्याण हो, जो पलायन रोजगार है, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वो यहाँ से दूर हो। एक हमारा सवाल बहुत ऐसा, और वो लगातार एलिगेशन कांग्रेस पे लगाते हैं कि कांग्रेस जो है बिहार में डूबती हुई नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। कुछ दिन पहले तक लोग कहते थे कि कांग्रेस कहाँ है, और राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा में वो सारे लोग देखे कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस तो लोगों के दिलों में है, कांग्रेस सड़क पे नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी राजनीति में नए हैं, उनकी संभावनाएं अलग है, लेकिन हम समझते हैं कि ये असेसमेंट करना उनका गलत होगा कि कांग्रेस कहाँ है। लेकिन एक और जो बड़ा आरोप है कांग्रेस पे कि बिहार में कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे में चल रही है, अपना कोई स्टैंड नहीं है कांग्रेस का। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के बैसाखी पे है, आप महसूस करते हैं? देखिए, भाजपा तो बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो के बैसाखी पे क्यों चल रही है? नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बैसाखी पे क्यों चल रहे हैं? आपकी पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है, बैसाखी के सहारे में पड़ा है। मैं आपके बात को मान लिया कि हमारी पार्टी पुरानी है और बैसाखी पे चल रही है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो प्रोपेगेंडा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, क्यों उनकी पार्टी जनता दल यू के छाया बन के चल रही है? 2025 में आप अपनी कांग्रेस पार्टी की क्या संभावनाएं देख रहे हैं बिहार में? महागठबंधन का सरकार बनेगा, कांग्रेस का उसमें बहुत प्रमुख रूप से भागीदारी होगा। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, बड़े स्तर की बातें हैं, पार्टी और गठबंधन और तमाम बड़े जो दिल्ली में और पटना में बैठे बड़े बड़े आपके दल के नेताओं हैं, वो तो तय कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हम आते हैं महाराजगंज पे, कि महाराजगंज का क्या होगा 2025। कांग्रेस, राजद, वीआईपी, आप तीनों में से कौन महाराजगंज से? पहले ही महागठबंधन। तो किसके हिस्से में जाएगा? महागठबंधन के हिस्से में है। सिंबल तो मिलेगा ना किसी को? सिंबल और महागठबंधन राहुल और तेजस्वी मुकेश का है। मतलब आप एज ए कांग्रेस नेता प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, और पर्दे के पीछे से घूम के बातें कर रहे हैं कि महागठबंधन। अरे खुल के बोलिए महाराज कि कांग्रेस को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा, वीआईपी को मिलेगा, जिसको मिलेगा हम उसके सपोर्ट में आएंगे। देने और लेने का बाद टिकट सिंबल मिलने तक, सिंबल मिलने के बाद एक ही सिंबल महागठबंधन। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो अगर कांग्रेस को नहीं जाती है सीट, तो क्या आप जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनके लिए आप प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, वोट मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि महागठबंधन सिंबल महागठबंधन है, और कोई भी हम समझते हैं कि महागठबंधन का कार्यकर्ता होगा जो बिहार में परिवर्तन चाहता होगा, जो बिहार के पलायन उद्योग को बंद कराना चाहता होगा, उस सबकी इच्छा होगी, सबकी प्राथमिकता होगी कि बिहार में परिवर्तन हो और पलायन उद्योग जो बिहार में लगा है वो बंद हो। बड़ी आसानी से बस निकल रहा है। आपके बगल में हमारे बड़े साथी हैं, द देसी अड्डा के संपादक हैं, आपके अच्छे मित्रों के सूची में उनका नाम है। उनसे जानते हैं कि चमन जी इतना घोर जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या राजनीति का यही मंत्र है कि मंच पे जब जाइए तो महागठबंधन, और मंच से उतर जाइए तो भाई मैं प्रत्याशी हूँ, ऐसा क्यों? देखिए, आपने पहले ही कह दिया कि मित्रों की सूची
कि महाराजगंज की जो स्थिति है ना, वो एक अनाथ और 100 बीमार है। महागठबंधन के अंदर भी कितना गांठ है, इसको जानने और समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 3 पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी में घमासान मानेंगे कोई नहीं, न चमन जी मानेंगे, न प्रद्युमन राय जी मानेंगे, न नीतीश द्विवेदी जी मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, न विजय शंकर द्विवेदी मानेंगे। लेकिन गांठें हैं और उन गांठों को जब तक महागठबंधन नहीं खोलेगा तब तक समस्या का हल नहीं। अब देखिए क्या है, आरजेडी से विशाल जायसवाल यहाँ दावा कर, लेकिन कांग्रेस की ये सीट है, परंपरागत सीट है। ये ठीक है कि महाराजगंज में लोग ऊपर तक है, और दूसरा बात तो ये भी तय है ना कि कांग्रेस के अंदर जितने प्रत्याशी हैं उनकी यदि आप गिनती गिनेंगे तो विजय शंकर दुबे, प्रद्युमन राय, यशवंत कुमार चमन और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेखर पांडे, हमने अंतिम में उनका नाम लिया क्योंकि वो पांडे हैं। कहीं आजकल बिहार की राजनीति में क्या होता है कि जैसे जाति की बात होती है, जैसे प्रशांत किशोर पांडे कह दिए जाते हैं, जब उनको घेरना है जाति को आधार बनाना। तो मैं भी तिवारी हूँ, तो कहीं ऐसा न लग जाए, इसलिए मैंने सबसे अंतिम में उनका नाम लिया। लेकिन सबके बावजूद आप जानिए कि कांग्रेस का टिकट बांटेगा, आरजेडी का टिकट बांटेगा, चमन जी बांटेंगे कि चमन जी जवाब देंगे, उसका चमन जी ना जवाब दे सकते हैं, ना प्रद्युमन राय जवाब देंगे। इसका जवाब 3 लोगों के 4 लोगों के पास है। किसके पास है? एक तो तेजस्वी जी के पास है, लालू जी के पास है, मुकेश सहनी बताएंगे ये बात, और ये बातें बताएंगे कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस के भी कई नेता हैं, कुछ अखिलेश सिंह के पीछे हैं, कुछ राजेश राम जी को पकड़े हुए हैं, जिसको आप जैसे जिससे मिलिएगा वो अपनी अपनी बातें कहें। लेकिन कुल मिलाकर यदि सीवान जिले में महागठबंधन का सबसे घमासान वाला कोई सीट है तो महाराजगंज, और उसी महाराजगंज में चमन जी जब आप बैठ कर बोलते हैं ये बातें कि कोई गांठें नहीं है, सीट महागठबंधन की है, तो आज तक किसान जायसवाल का विरोध क्यों राजद में लोग करते हैं? देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि महाराजगंज के लोग स्थानीय उम्मीदवार को चाहते हैं। लोगों की इच्छा है कि महाराजगंज का कोई निवासी महाराजगंज विधानसभा का बेटा ही यहाँ चुनाव लड़े। इसके पहले भी आप जिनसे बात किए होंगे सब लोगों का ये था, और आम जनता में भी अगर आप बात करें तो लोगों की राय यही है। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, हम लोग आगे महसूस करते हैं। जब पीछे चलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि महाराजगंज से बहुत भारी संख्या में बाहरी लोग जीते हैं, गुना देता हूँ। उमाशंकर सिंह 77 से लेकर 95 तक थे। 95 में बैद्यनाथ पांडे जी थे, वो भी बाहरी बलिया में 182 थे। 95 से 2000 थे उमाशंकर सिंह जी थे, फिर वो 5 तक थे। बीच में दामोदर सिंह और बीच में हेमनारायण साहब, देवरंजन सिंह को भी मैं आधा ही महाराजगंज पार्टी 243 सीट पे महागठबंधन लड़ेगा, और व्यक्तिगत अगर कमी हम में है तो प्रत्याशी बदलेगा पार्टी। अगर जनता को ये लगता है, जनता की भावना है कि प्रत्याशी ने, कांग्रेस के विधायक ने कोई कार्य नहीं किया है, तो लोगों की नाराजगी कांग्रेस के प्रति नहीं है, महागठबंधन के प्रति नहीं है। महाराजगंज के लोगों का आस्था महागठबंधन में है। महागठबंधन से स्थानीय लोगों का अपेक्षा जरूर है कि स्थानीय उम्मीदवार को महाराजगंज के विकास के लिए आप बनाइए, भेजिए, तभी लोग महागठबंधन का समर्थन करेंगे। जो चीज़ आप कर रहे हैं वो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके कैमरा पे हम ये बात नहीं बोल सकते हैं जो चीज़ आप हमसे करवाना चाहते हैं। चमन जी, लेकिन 5 साल होने जा रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होंगे कुछ दिनों में। ऐसे में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो पार्टी के नीतियों के खिलाफ था, पार्टी हित के खिलाफ था, तो क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं था जो बेबाक होकर उनके खिलाफ बोले, उन पे कार्रवाई करे? इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो मामला मेरे सामने नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में है और जो सक्षम पदाधिकारी के पास है, दोनों से हम अलग हैं।
जानकारी जो आप हमको दे रहे हैं ये जानकारी आलाकमान के पास है, लेकिन उसमें क्या हुआ है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। आपकी व्यक्तिगत राय इसमें क्या है? आपके व्यक्तिगत राय? हमारा अपना व्यक्तिगत राय हमारे अपने चरित्र से मेल खाता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे पार्टी टिकट नहीं दे। मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कई दल घूम के आए, जिनको पार्टी ने मौका दिया और उन लोगों ने पार्टी के साथ दगाबाजी किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय शंकर दुबे कांग्रेसी नहीं है? मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि मैं